हेलो एवरीवन, एसआर कुंज में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग जानेंगे जो माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020 चल रहा है, यानी कि सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 जो अभी स्कूलों में चल रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी गणित विषय से जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग न जो दिए हैं क्वेश्चन उसी को सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि उससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जब एक्चुअल में आप एग्ज़ाम देने जाए बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो और इस तरह के क्वेश्चन जो भी है आप उसको बहुत ही कम समय में हल कर सकें। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि आपको इसमें किसी भी तरह की बाध्यता नहीं होती है कि एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना है, बल्कि आप एक सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आप सरल शब्दों में उसको समझा दें। मतलब आपकी लिखनी से सामने वाले को आप क्या कह रहे हैं ये समझ में आ जाना चाहिए, बस इतना काफ़ी होता है। फिर इसके बाद से देखिए उसमें और भी कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ये जो पेपर होते हैं ये सिंपल पेपर है, यानी कि ये प्रारूप जो है सेम प्रारूप आता है, इसी प्रारूप में आपको आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और पेपर का प्रारूप यही होगा। तो आपको अगर इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए हैं, आप इनके सभी निर्देशों को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो वहाँ भी आपको क्या होगा, समय बचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा खंड अ में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। अब इसमें कौन से 50 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, तो इसमें ये कहा गया है कि 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अगर आपने अधिक उत्तर भी दे दिए तो शुरू से जो आप 50वां क्रम तक का जो क्वेश्चन होगा उसी का आपको नंबर मिलेगा। तो इसमें मैथ के विषय में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि ये जो है अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आप आसानी से हल करते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कठिनाई वाला है तो आप उसमें समय ज़्यादा देने लगते हैं। इससे क्या होता है, बाकी आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि पहले सबसे आसान जो क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लें और उसको सर्कल कर लें, उसको कलर कर लें। फिर उसके बाद से आसान के बाद से उसके जो कठिन क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करें और इसमें जो सबसे आसान 50 क्वेश्चन है उसी को हल करने का प्रयास करें। तो आप इसको याद रखेंगे, ये प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1-1 अंक के होते हैं, आपको पहले से ही पता है। अब अगला इसका जो पार्ट होता है खंड ब जो होता है, इसमें आपको 27 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है और ये प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 2 अंक के होते हैं। और इसके बाद के अतिरिक्त खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। तो और ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनके अंक जो होते हैं 5 अंक के होते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 5-5 अंक के होते हैं। तो आप इसको इसी क्रम में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आपसे पूछा गया यदि ए जो है इस रूप में परिभाषित है और बी जो है इस रूप में परिभाषित है, तो आपसे पूछा गया कि मौसा ज्ञात करना है। मौसा यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो HCF AB ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की घातें हैं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यहाँ पे दी हुई संख्या है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए जब आपसे पूछा जाए मौसा, तो मौसा के लिए आपको क्या करना होता है कि आप उसमें देखें कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम ए में जो है 3 है और बी में भी 3 है, तो ये 3 उभयनिष्ठ हो गया। दूसरे में देखिएगा ए में जो देखिए एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, यानी कि 3 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसको चिन्हित कर लिए। अब इसमें देखना है, चूँकि मौसा ज्ञात करना है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात जो होती है उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे 3 का घात 4 है और दूसरे 3 का घात क्या है 2 है, तो इसमें छोटी घात क्या है 2, तो यहाँ पर आप 2 घात ले लेंगे। इसके बाद से इसमें 5 जो है, पहले 5 में 5 का घात कितना है, पहले 5 का पावर कितना है 3 है, जबकि दूसरे 5 का पावर कितना है 2 है। तो इसमें छोटी घात क्या है 2 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 लेकर कंटिन्यू करेंगे। अब जब इसको आप सरल करेंगे तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा
और एक क्या हो जाएगा 25, और जब 25 और 9 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 225। तो आपका राइट आंसर जो होगा 225 ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर यहाँ पे मौसा के बदले लौसा पूछ दे, लौसा पूछ दे तो आप क्या करेंगे, तो देखिए लौसा जब भी ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना चाहिए कि इसमें देखने चाहिए कितने प्रकार के गुणनखंड हैं। देखिए यहाँ पे 3 है और क्या है 5 है, और कोई भी होता तो उसको भी लेके कंटिन्यू करते। तो 3 है और 5 है, तो इसमें आपने क्या करना है 3 और 5 ले लिए। अब इसमें क्या है लौसा में क्या करना है, थोड़ा सा अपोजिट होता है। लौसा में आपको क्या करना है महत्तम घात लेके जाना है। तो आप देखिए दोनों ही, यहाँ पे एक 3 है और यहाँ भी एक 3 है, दोनों 3 में महत्तम घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ पे पहले 3 का घात 4 है और दूसरे 3 का घात क्या है 2 है। तो इसमें महत्तम घात 4 हो गया, तो 4 लेके कंटिन्यू करेंगे। फिर 5 का देखिए दोनों ये 5 है, तो 5 का घात क्या है, इसमें महत्तम घात क्या है 3 है, बड़ी घात क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लेके हल करेंगे। और फिर इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा, लसा का मान कहलाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक और संख्या आ जाती, 3 है 5 है और यहाँ पे आ जाती मान लीजिए 7, तो आपको यहाँ पे इसका लौसा ज्ञात करने के लिए क्या करना होता, यहाँ पे 3 चिन्हित करना होता, 3 लेना पड़ता, 5 लेना पड़ता और क्या लेना पड़ता एक 7। चूँकि जितने भी प्रकार के गुणनखंड होते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं सबको आप क्या करेंगे इसमें गुणा के रूप में दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे उन अभाज्य गुणनखंडों की घातों को देखेंगे। तो जो सबसे बड़ी घात है 3 का, हमने यहाँ पे क्या देखा था, 3 का महत्तम घात क्या था 4, 5 का महत्तम घात क्या था, तो यहाँ पे 3 था, और 7 यहाँ पे एक ही है, तो 7 का महत्तम घात 1 है, यानी कि 7 ही रहेगा। अब इन सबों को हल करके गुणा करेंगे तो जो आएगा वो क्या कहलाएगी, इसका लसा कहलाएगी। हालांकि इस प्रश्न में आपको केवल मौसा पूछा गया, तो मौसा में आपको क्या करना है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको चिन्हित कर लेना है, फिर क्या करना है लघुत्तम घात को लेके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसमें आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि ये 0.43 और यहाँ पे क्या है रेकरिंग है, तो इसको आपको p बटा के रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम सरल तरीका क्या है कि आप क्या करें बिना दशमलव के, बिना रेकरिंग की पूरी संख्या लिख लेंगे 0 4 3, और इसमें से घटाना है रेकरिंग के पहले वाली जो संख्या है, रेकरिंग के पहले वाली संख्या क्या है 0 है, 0 घटा लीजिए। फिर यहाँ पे बट्टा में क्या करना है 10 माइनस 10 करना है। अब देखिए दशमलव के बाद अब देखिए कितने अंक है, दशमलव के बाद तो 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे इस 10 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिसकी रेकरिंग नहीं है, तो इसमें देखिए 2 ही अंक है और दोनों का रेकरिंग है, यानी कि बिना रेकरिंग वाले अंकों की संख्या 0 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे पावर 0 लेंगे। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे बिना दशमलव का, बिना रेकरिंग का जो भी संख्या है उसको पहले आप क्या करेंगे ले लेंगे, और दशमलव के बिना रेकरिंग वाले, जैसे यहाँ पे 4 3 पे रेकरिंग है, इसके जो बिना रेकरिंग वाली संख्या है उसको क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पे केवल 0 है तो इसको घटा लेंगे। अब यहाँ पे 10 माइनस 10 होगा। अब पहले 10 का पावर होगा दशमलव के बाद, देखिए यहाँ पे कितने अंक है 2 अंक है 2, और दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिसकी रेकरिंग हुई है, तो यहाँ पे रेकरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे रेकरिंग हुए वाले अंकों की संख्या क्या 2 है, जबकि नहीं होने वाले अंकों की संख्या क्या है कोई है ही नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 43 से 0 घटाने पे क्या आएगा 43 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा 10 का पावर 2 यानी कि 100 आ गया, और आपको पता है 10 का पावर 0 यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 होने पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 होने पे अगर x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसी तरह 10 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अर्थात आप यहाँ पे 43 से 43 बटा क्या लिखेंगे 43 बटा 99, 100 से घटाएंगे तो कितना आएगा 99 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया 43 बटा 99। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे तो ये बी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का जो कितना होता है, ये सभी को मालूम होता है कि चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का जोगफल कितना होता है 360 होता है। उसी तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि 11 बटा 80 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या कैसा है। देखिए दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे तो दो तरह का होता है, एक होता है शांत और दूसरा क्या होता है
अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे 11/80 है, तो आपको क्या करना है, 11 इसका गुणनखंड हो नहीं सकता तो 80 का गुणनखंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16×5 = 80। या यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 11/2 का पावर 2 कितनी टाइम आया, 4 टाइम आया, और 5 कितना बार है, 1 बार है, तो ये 11/2 का पावर 4 गुणे 5 आया। अब देखिए आप जब इसको पढ़े हैं, आप इसको पढ़े हो तो आपको याद होगा कि शांत के लिए क्या कंडीशन होता है, शांत के लिए कंडीशन होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या है p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या है, तो q का मान जो यानी कि हर का जो वैल्यू होता है, या तो 2 का धनात्मक घात हो या 5 की धनात्मक घात, 2 की धनात्मक घात के रूप में हो या 5 की धनात्मक घात के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों ही के धनात्मक घातों के रूप में हो। यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों के ही धनात्मक घात के रूप में है, तो ये ऐसे अगर इस रूप में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। 2 और 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों ही हो, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो इसको इस रूप में भी जाना जाता है कि अगर p/q है, p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या है, तो q जो होता है ना, यहाँ पे q का मान जो होता है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, और यहाँ पे m या n का मान जो होता है 0 से स्टार्ट हो सकता है, 0 1 2, यानी कि कोई पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हमने जब व्यक्त करा था तो 2 का पावर 4 आया था, और 5 का पावर क्या आया था, 1 आया था, यानी कि 2 और 5 की धनात्मक घातों के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको रिपीट करे एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में। यहाँ आपको याद होना चाहिए कि अगर 2 और 5 की धनात्मक घात यानी कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है तो शांत होगा। लेकिन इसमें कोई अन्य संख्या आ जाती है, अगर 2 और 5 हो लेकिन इसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाए, या 2 और 5 नहीं हो बल्कि केवल 3 की धनात्मक घात हो, चाहे 7 की धनात्मक घात हो, यानी कि 2 और 5 के इतर कोई भी अन्य संख्या आती है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए एक से बड़ी, अभाज्य संख्या की डिफिनेशन ये है कि एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, कट जाए, पहाड़े में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब आप 91 को देखिए, 91 जो है 1 के पहाड़े में आएगी, 13 के पहाड़े में आएगी और 7 के पहाड़े में आएगी, यानी कि एक और फिर 91 के पहाड़े में आएगी, यानी कि ये संख्या है एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं 3 और 7 से विभाजित हो रही है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। ध्यान रहे यहाँ पे पूछा क्या गया, अभाज्य संख्या। 85 जो है ये क्या है, 5 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, और 1 से तो कटेगा ही और 85 से कटेगा ही, यानी कि स्वयं और 1 के अलावा ये अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। फिर यहाँ पे 121 क्या होगा, 11 गुणे 11 होता है, यानी ये 121 जो है 1 से तो कटेगी और क्या है 121 से भी कटेगी, और इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रही है, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ हमने देखा कि ये 91 और 85 फिर 121 क्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। जबकि आपसे इसमें क्या पूछा गया, अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे एक संख्या बच जाती है 41। 41 क्या है, 1 से कटेगी और 41 से कटेगी, यानी कि 41 जो ये संख्या है, इकलौती एक संख्या इन ऑप्शनों में जो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 41 जो अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखिए इस बहुपद का शून्यक पूछा गया, तो शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है कि अगर कोई बहुपद है, चर x में ये बहुपद है, तो इसमें x का ऐसा वैल्यू जिस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो या तो आप ऑप्शन में जो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए इसको रख के x के बदले चेक करें तो 0 आ जाए तो शून्य हो जाएगा, या इसका सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करें कि जो बहुपद दिया हुआ है यानी कि 8x + 14 जो दिया है इसको बराबर कर दे 0 के, और इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे 8x इक्वल कितना हो जाएगा, -14।
इसलिए x इक्वल क्या हो जाएगा -14 अपॉन में कितना 8। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना से कटेगा 7 बार में, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो -7 अपॉन क्या होगा 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा -7 अपॉन 4, यानी कि जो ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। चेक कर लीजिए, 8x + 14 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 8 और x के बदले क्या लिखेंगे -7 अपॉन 4, और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में आपको देखिए कितना है 14 है। तो इसको x का मान रखने पे ये 0 आना चाहिए, तो ये देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 2 बार में कटेगा, -7 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -14, अब प्लस इधर कितना है 14, हल करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि ये राइट आपका आंसर हो जाएगा, ये -7/4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सरलता रूप में इसको व्यक्त करना है कि 128/168 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, तो इसका दो तरीका है कि आप 128 और 68 का क्या करें मसा ज्ञात करें, फिर मसा से अंश और हर दोनों में भाग करें, या आप इसको देख लीजिए, आप इसको सिंपली कर सकते हैं 168, देखिए 4 के भाड़ में तो आएगा ही, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर क्या आएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा 32/42, देखिए 16 दूनी 32 आएगा और 21 दूना 42, तो यानी कि ऊपर 16 बच गया, नीचे क्या बचा 21, तो 16/21 इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 16/21। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। यहाँ पे अपरिमेय पूछा गया और सभी जो संख्या है रूट के अंदर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये सभी रूट के अंदर है, अपरिमेय पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको चेक करना चाहिए ध्यान से। यहाँ पे 49 का वर्गमूल करेंगे 7 आएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आएगा, और 1/16, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, और 4 16 का क्या होता है 4 होता है, लेकिन 5 का वर्गमूल क्या होगा, कोई मतलब अवास्तविक संख्या नहीं कोई परिमेय संख्या, कोई प्रकृत संख्या नहीं आ सकती है, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं कर सकते, दशमों में आएगी, तो यहाँ पे √5 जो है क्या है अपरिमेय संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा डी, यानी कि √5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का डिफिनेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि ax² + bx + c = 0 के रूप में कोई भी अगर समीकरण है तो उसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे ये x - 1 का क्यू है और इधर क्या है x² है, तो जब a - b का होल क्यू करेंगे, यानी कि x - 1 का होल क्यू करेंगे, तो ये क्या आएगा x³ आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका बाएं पक्ष में ये एक्स क्यू आ रहा है, जबकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार क्या होती है कि इसका घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इसका घात कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि इसमें x का पावर 3 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण तो हो नहीं सकता है, यानी हमें ये पता चल गया कि ये ऑप्शन सी जो है द्विघात समीकरण नहीं है। फिर देखिए द्विघात समीकरण की आप परिभाषा पढ़ें, आपको पता है ax² + bx + c = 0, और यहाँ पे देखिएगा कि a b c जो है a b c जो होती है ये वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ये a b c को हम बहुपद का द्विघात समीकरण का गुणांक भी कहते हैं, और ये क्या होती है वास्तविक संख्याएं भी होती है। लेकिन इसमें जो x² है और ये x है, इसका घात क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक हो सकता है शून्य हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे दूसरे पद में लिखा हुआ है 5√x, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × x का पावर 1/2। तो यहाँ पे x का घात क्या है, x का घात कोई परिमेय संख्या हो गई, जबकि हमें द्विघात समीकरण में पढ़े हैं कि इसका घात क्या होता है ax² + bx + c, यानी कि घात 2 या 1 या 0 हो सकता है, यानी कि इसके घात जो होते हैं धनात्मक होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है ये पूर्ण संख्या, मतलब यहाँ पे क्या है एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे घात क्या है घात इस क्रम में नहीं है, तो ये भी क्या हो सकती ये भी क्या होगी द्विघात समीकरण नहीं होगी, ये समीकरण भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि √x - 2 और √x + 2, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो a - b के रूप में है और a + b के रूप में है, तो यहाँ पे √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a
और a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा और ये क्या आएगा -4। तो देखिए यहाँ पे इस बहुपद का घात कितना हो गया, 1 हो गया, जबकि इसमें क्या पूछा गया, द्विघात समीकरण, यानी कि इस समीकरण का घात हो गया 1, जबकि हमें चाहिए क्या, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे दो घात वाला, द्विघात मतलब जिसका घात 2 है, तो यहाँ पे क्या है, इसका घात 1 हो गया और यहाँ पे क्या है, द्विघात है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये ऑप्शन डी भी है, डी जो है ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये बच गया, यही आपका सही आंसर हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअल निश्चित रूप से द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में के जैसा होगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा, 9 का ए ऑप्शन सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए √9 का वर्गमूल करेंगे आप, कितना आएगा, 3 आएगा, और इसका ये क्या होगा, इसका वर्गमूल आप नहीं करेंगे, मतलब कोई इस तरह की प्रकृत संख्या नहीं प्राप्त होगी। फिर यहाँ पे देखिए ये हल होकर कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 0 0 कटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 1/10। तो फिर 10 का एक का वर्गमूल तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रूट में 10 रह जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि परिमेय संख्या क्या है, तो पहला का ही मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यही क्या है, परिमेय संख्या है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इसको इस पार्ट 1 इसको रहने देते हैं और पार्ट 2 में देखेंगे शेष क्वेश्चन को। धन्यवाद।